हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। तो सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में सेकेंड ईयर का हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। सेकेंड ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर पढ़ा जा रहा है। उसमें सेकेंड यूनिट है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो उसमें फ्रेजनल के लिए अगर हम लोग बात करें तो फ्रेजनल का एक और हेडिंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स। इसमें क्या हुआ, फ्रेजनल ने एक तो ये बात बताया कि जो लाइट का जो है वेव नेचर की इससे पुष्टि की। उसके आधार पे ये क्या हुआ है, अगर इसकी बात करें फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स की, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो नोट्स की आप लोग बात करते थे कि नोट्स नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो नोट्स की बहुत ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए दो चार लाइन ये लिख दें स्टार्टिंग का। उसके बाद डायग्राम बनाया जाएगा, डायग्राम के बाद पूरा प्रूफ करते हैं। वीडियो को पॉज करें और वहां से उसके बाद उसे नोट कर सकते हैं। बाकी नोट के लिए पीडीएफ जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन की बात करें तो इसमें कहा गया था कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो इसे इंटरमीडिएट में भी आप पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस लोकस मतलब ये लगातार, लोकस मतलब होता है बिंदु पथ। तो बिंदु पथ जब जो पार्टिकल्स आगे की ओर बढ़ते हैं, इस पॉइंट से अगर शुरू हुए फिर ये सेम फेज में आगे की ओर कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और सेम फेज में आगे की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स इन पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं उन्हें के लिए ये कहा जाएगा वेव फ्रंट्स, जिन्हें हिंदी में पढ़े हुए हैं आप तरंगाग्र। तो अगर पूरी बात करें तो द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग, कंपन कर रहे हैं इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो इन्हें वेव फ्रंट तरंगाग्र कहा जाएगा जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में और किसी कंटिन्यूअस लगातार बिंदु पथ पर। तो हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये वेव फ्रंट्स हैं वो आगे की ओर मूव करेंगे और पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगे, जिनकी वजह से उपलब्ध होगा सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हो गई, लिखा भी गया अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट सेंड्स आउट द सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इसके बाद नया काम फ्रेजनल ने क्या किया, जो ये वेव फ्रंट है, जैसे कोई प्लेनर वेव फ्रंट इस प्रकार से ले लिया गया, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। इन वेव फ्रंट्स के लिए फ्रेजनल ने काम क्या किया कि कोई वेव फ्रंट जो सोर्स से जनरेट हो गया, इसके लिए इसे विभिन्न छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर दिया। फ्रेजनल ने क्या किया, जो वेव फ्रंट्स के द्वारा जो वेवलेट्स जनरेट थे, इन सबको क्या किया कि इन्होंने छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर दिया। इन जोन्स को ही कहा गया फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स। लिखा भी गया है अकॉर्डिंग टू फ्रेजनल द एंटायर वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल जोन्स विच आर नोन एज फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स। तो जैसे ये कोई वेव फ्रंट था, नाम लिख दिए इसका एबीसीडी। अभी आगे ये रफ वर्क में बना दे रहे हैं एबीसीडी, ये कोई वेव फ्रंट हो गया। इसे क्या किया उन्होंने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए, ये एक सर्किल हो गया, दूसरा हो गया, इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे इसे छोटे छोटे स्मॉल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। इन्हीं सबको कहा गया हाफ पीरियड जोन। तो ये यहाँ से इसके लिए ये हाफ पीरियड जोन हो गया, ये यहाँ से इसके लिए हाफ पीरियड जोन हो गया, फिर उसके बाद ये हाफ पीरियड जोन हो गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला हाफ पीरियड जोन हो गया। अब इन हाफ पीरियड जोन्स को बनाने के बाद किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया, एक पॉइंट पी लिया गया। इस पॉइंट पी पे हमें इन वेवलेट्स की वजह से या फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन्स की वजह से जो लाइट डिफ्रैक्ट होके वहां पहुंचेगी, उसकी वजह से हमें उस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो लाइट की इंटेंसिटी जो वहां फाइंड करनी है, ये जोन प्लेट्स जो फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स बनाए गए, यहाँ से जो लाइट वहां पी पे पहुंचेगी, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस बी पे रहेगा, इसके बाद पर्टिकुलर
ये जो लाइट यहाँ पहुंच रही है इसमें सब में जो वेव जो फेज डिफरेंस है वो रहेगा λ/2। इस टाइप से इन सब का अरेंजमेंट किया जाएगा, सेटअप बनाया जाएगा। यहाँ से इसके लिए सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सब सर्किल को फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, फिर सेकेंड हाफ पीरियड जोन, फिर थर्ड हाफ पीरियड जोन, इस प्रकार से nth हाफ पीरियड जोन तक ड्रॉ कर लिया जाएगा। इन सबको ड्रॉ करने के बाद किसी पॉइंट P पे डिफ्रैक्शन के द्वारा जो इंटेंसिटी बन रही है, लाइट डिफ्रैक्ट होने के बाद पहुंच रही है, उसकी इंटेंसिटी मतलब उसका जो लाइट की इंटेंसिटी है उसका एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है। अब ये एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें दो तीन चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे ये फर्स्ट पीरियड जोन बनाया गया तो यहाँ से मान लिया गया ये हो गया पॉइंट O, ये हो गया M1, ये मान लिया गया पॉइंट अगर M1 हो गया तो यहाँ से कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। फिर ये पॉइंट अगर M2 है तो यहाँ से कुछ एंगल बनाएगा। तो इस एंगल की सहायता से फाइंड करेंगे। nth हाफ पीरियड जोन के एरिया की जरूरत पड़ेगी और एवरेज डिस्टेंस की। कैसे जरूरत पड़ेगी? इन तीनों की सहायता से हम लोग फाइंड करेंगे इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड। तो अब हमें पढ़ना है इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक प्लेनर वेव फ्रंट ले लिया गया ABCD। इस टाइप से एक प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। लाइट जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स पॉइंट P। तो पॉइंट P की तरफ लाइट मूव कर रही है। अब अगर ये वेव फ्रंट की बात करें, उसी P पॉइंट पर हमें डिफ्रैक्शन की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करना है। जो डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रही है उसी पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट P मान लिया गया। O से P का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल b है। तो अभी इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वेव फ्रंट बना हुआ है प्लेनर वेव फ्रंट ABCD है, ये जब शुरुआत में थे तो सभी सेम फेज में है। लेकिन जब ये आगे की ओर मूव करते हैं टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट P अगर मूव करते हैं तो उधर पहुंचने के साथ साथ वो डिफरेंट फेज में हो जाते हैं। तो अब उसके बाद उस पॉइंट P से हम लोग ड्रॉ करते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ड्रॉ करते हैं। जैसे इस पॉइंट P को कोई सेंटर मान के, ये इस पॉइंट P को सेंटर मान के इस पे सर्कल्स ड्रॉ किया गया। तो मान लिया गया सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ किया गया और इसके लिए अगर रेडियस देखा जाए, रेडियाई कितनी हुई, तो इस प्रकार से रेडियस रखा गया है कि इसका जो रेडियस है पहला ये था b और ये वाला रेडियस हो गया b प्लस λ/2। कितना रेडियस हो गया? b प्लस λ/2। तो मेन काम हमें यही करना है। प्लेनर वेव फ्रंट बना लिया गया। प्लेनर वेव फ्रंट बनाने के बाद यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे सेम फेज में, लेकिन जब वो आगे की ओर मूव करेंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते डिफरेंट फेज में हो जाएंगे। फेज डिफरेंट हो जाएगा, उनका अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अब उसके बाद वहां P पॉइंट पे हमें जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो P पॉइंट को मान लिया गया सेंटर समझ के, यहाँ से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ किया गया। तो ये स्फीयर यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया गया, फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। इसका हमें रेडियस मिल गया b प्लस λ/2 और O से P का जो डिस्टेंस था वो था स्मॉल b। और ये जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए ये जो ड्रॉ किया गया इसके लिए जो रेडियस है वो b प्लस λ/2। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए ये जो ड्रॉ किया गया इसके लिए रेडियस हो गया b प्लस 2 λ/2। इस टाइप से इसे ड्रॉ किया गया कि इसका रेडियस कितना हो गया b प्लस 2 λ/2। ऐसे इसके लिए फाइंड करें तो ये हो जाएगा थर्ड रेडियस। तो थर्ड वाले के लिए हो जाएगा b प्लस 3 λ/2। सब में अगर जो डिफरेंस आ रहा है सब में वो आ रहा है λ/2 का, इसीलिए इसे हाफ पीरियड जोन भी कहा जाता है इस λ/2 के वजह से। तो मान लिया गया जो फर्स्ट रेडियस बना है ये पॉइंट हो गया M1, ये हो गया M1। जो सेकेंड ये पॉइंट है ये बन गया M2। ये जो थर्ड पॉइंट बना ये हो गया M3। ऐसे ही डॉट 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 जो लास्ट वाला होगा उसके लिए ये पॉइंट हो गया MN। nth वाले के लिए हो गया MN। अगर nth वाले के लिए रेडियस की बात करें तो ये हो जाएगा b प्लस n λ/2। हो जाएगा b प्लस n λ/2।
तो अब उसके बाद जो ये वेव फ्रंट आगे की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, वहां डिफ्रैक्ट होके वहां पहुंच रहे हैं, पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड किन बातों पर डिपेंड करेगा, उन बातों को हम लोग फाइंड करेंगे, वहां प्लेस करेंगे, तब इसका हमें एम्पलीट्यूड या लाइट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, ये एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि जो हाफ पीरियड जोन्स बनाए गए हैं फ्रेस्नेल के द्वारा, मतलब पूरे वेव फ्रंट को स्मॉल जोन्स में डिवाइड करने का काम। तो स्मॉल जोन्स में जो डिवाइड किया गया उन्हीं को कहा गया हाफ पीरियड जोन। तो हाफ पीरियड जोन्स के द्वारा जो nth पीरियड जोन है उसका एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए हम लोग सिंबल लेते हैं S, और nth हाफ पीरियड जोन के लिए सरफेस एरिया हो गया अगर SN। तो SN एरिया ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो SN मतलब सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस की बात करें, अगर एवरेज डिस्टेंस की बात करें, तो यहां से अगर ये P पॉइंट कम दूरी पर रहेगा, P पॉइंट अगर कम दूरी पर रहेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, और अगर ज्यादा दूरी पर रहेगा तो इंटेंसिटी कम रहेगी। मतलब ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये एवरेज डिस्टेंस का। तो हमें एक चीज तो ये हो गया nth हाफ पीरियड जोन के लिए सरफेस एरिया, दूसरा nth हाफ पीरियड जोन के लिए एवरेज डिस्टेंस। और एक टर्म आता है, यहां से अगर एंगल की बात करें, तो अगर यहां से ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल फर्स्ट वाला ड्रॉ किया गया M1 पॉइंट पे, तो यहां अगर देखा जाए तो ये कोई एंगल बना रहा है, मान लिया गया θ1। दूसरे वाले के लिए अगर बात करें तो ये एंगल बना रहा है θ2। तीसरे वाले के लिए अगर बात करें तो ये एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है θ3, और ये पूरा मिला के एंगल ये हो गया यहाँ से पूरा यहाँ तक ये हो गया θ4। इस प्रकार से एक टर्म लिया जाएगा, इसे कहा जाएगा ऑब्लिक्विटी फैक्टर, और इसकी वैल्यू रहेगी 1 प्लस कॉस थीटा। यही थीटा जो है ये एंगल है, थीटा की वैल्यू किस प्रकार से इस पे डिपेंड कर रही है उसे आगे हम लोग जब ये इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तब इसके बात करेंगे कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, थीटा की वैल्यू जब भी इंक्रीज करती है तो कॉस थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज बढ़ती है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम, उसके बाद जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो ये ऑब्लिक्विटी फैक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें तीन चीजों की अब वैल्यू चाहिए, एक क्या, nth हाफ पीरियड जोन का सरफेस एरिया मिल जाए, दूसरा nth हाफ पीरियड जोन के लिए एवरेज डिस्टेंस मिल जाए। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एवरेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और तीसरा रहेगा इसमें ऑब्लिक्विटी फैक्टर और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे वो चेंज हो रहा है आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य हम लोगों का ये हुआ कि हम लोग सरफेस एरिया फाइंड कर लें। तो सरफेस एरिया अगर nth पीरियड जोन के लिए हमें फाइंड करना हो, मान लिया गया इस प्रकार से कोई स्फीयर, इसका फ्रंट व्यू देखा जाए, तो अगर इस प्रकार से स्फीयर्स बने हुए हैं, ये सर्कल्स बने हुए हैं, ये मान लिया गया अगर nth पीरियड जोन है, इसके लिए अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना हो, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका रेडियस चाहिए। जैसे अगर ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, और हमें इस जो स्ट्रिप जो इसे हम लोग सैडेड कर रहे हैं, अगर इसका एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करें, पहले तो यहां तक पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया फाइंड कर लें। तो अगर इसका एरिया फाइंड करते हैं तो ये रेडियस इसका यहां से यहां तक काउंट होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई, मान लिया गया ये रेडियस है आर। तो nth हाफ पीरियड जोन के लिए तो लिख लिया गया इसे आर एन का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए सर्किल, इस सर्किल के लिए जो ये इसका एरिया हुआ ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस है आर एन, ये हो गया पाई आर एन स्क्वायर। अब ये पूरा एरिया हो गया, हमें केवल सैडेड पार्ट का चाहिए, तो ये जो इतना एरिया इसे काट के निकाल दिया जाए, तो ये n था तो ये हो जाएगा n माइनस 1, तो माइनस करें कौन सा, पाई आर, और ये रेडियस कितना इससे एक कम है, ये हो जाएगा आर एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आर एन का स्क्वायर मतलब इस पूरे रेडियस को रख के जो भी सरफेस एरिया आ रहा है
उसे इस सरफेस एरिया को अगर निकाल दिया जाएगा तो बचा हुआ जो एरिया होगा वो इस सैडेड पार्ट का होगा, जिसके लिए जो हो जाएगा nth हाफ पीरियड जोन। ये क्या हुआ, ये हुआ nth हाफ पीरियड जोन, और इसका मिल गया हमें सरफेस एरिया, और यही तो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था हमें, nth हाफ पीरियड जोन का एरिया। तो nth हाफ पीरियड जोन के लिए रेडियस चाहिए Rn वाली, और उससे पहले चाहिए Rn-1 के लिए, तब इन दोनों के बीच का हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए इसके लिए सब तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस की बात करें तो रेडियस हमें यहाँ से यहाँ तक का हमें फाइंड करना होगा। रेडियस फाइंड करने के लिए मान लिया गया इसे O से लेके जो M1 है ये भी है एक हाफ पीरियड जोन, M1 से लेके M2 है ये भी है हाफ पीरियड जोन, M1 M2 से लेके M3 का जो ये एरिया बन रहा है ये भी है हाफ पीरियड जोन। यही तो फ्रेस्नेल ने काम किया था। क्या किया था फ्रेस्नेल ने, जो वेव फ्रंट्स था उन्हें छोटे छोटे स्मॉल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया और उन्हें नाम दिया फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। तो ये जो एरिया बन रहे हैं सबके लिए अलग अलग रेडियस है। फर्स्ट वाले के लिए रेडियस मान लिया गया हो गया R1, सेकेंड वाले के लिए R2, थर्ड वाले के लिए R3, ऐसे ही nth वाले के लिए रेडियस हो जाएगा Rn। अगर इस डायग्राम से इसे देखें तो ये जो रेडियस हो गया ये क्या हो जाएगा Rn स्क्वायर। तो Rn स्क्वायर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए क्या लिखें, लिख दें कि रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, और उसे लिख के इसका रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो लिखें रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, तो लिख दे रहे हैं तुरंत रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। ये हो गया। तो nth हाफ पीरियड जोन मतलब यहां से यहां तक के लिए हमें फाइंड करना है रेडियस। इसके लिए मान लिया गया सिंबल ये हो गया Rn। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यूपी बोर्ड में आप पढ़े होंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो अगर ये चीजें लगाई जाए तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, और ये हुआ कर्ण। हमें किसका मान ज्ञात करना है, लंब का। तो लंब का अगर मान ज्ञात करना है तो लंब को यहाँ रहने दिया जाए, तो लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो है कर्ण का वर्ग माइनस ये इधर चलाया, ये हो गया आधार का वर्ग। समझ में आई बात। तो लंब का वर्ग अगर ज्ञात करना हो हमें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कर्ण का वर्ग करेंगे माइनस आधार का वर्ग करेंगे। तो अगर हम लोग इसके लिए फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हमें फाइंड क्या करना होगा, लंब का वर्ग मतलब यहां से रेडियस nth फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, मतलब इसकी वैल्यू है Rn। लंब की वैल्यू कितनी हो गई, Rn का स्क्वायर। Rn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, कर्ण मतलब यहां से यहां तक। क्या वैल्यू इसकी, b प्लस एन लेमडा बाई 2। तो कर्ण की वैल्यू b प्लस एन लेमडा बाई 2 का स्क्वायर हो गया माइनस आधार का स्क्वायर। आधार यहां से यहाँ O से लेकर P तक की वैल्यू, ये कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है OP वैल्यू है, और जिसका मान है B। तो ये हो गया B। तो Rn स्क्वायर मतलब जो इसका रेडियस है nth हाफ पीरियड जोन का रेडियस है वो हमें मिल जाएगा। तो रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस Rn स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया Rn स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस एन लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसे सॉरी आधार का स्क्वायर था तो ये हो गया बी स्क्वायर। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करें, ये हो गया एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की वैल्यू यहाँ b है और b की वैल्यू है n लैम्डा बाई 2। ये तो एक ब्रैकेट में हो गया, ये हो गया माइनस यहाँ से b स्क्वायर, इसे कर दे रहे हैं इरेज। ये वैल्यू मिल गई। अब इस ब्रैकेट को अगर हटाएं तो ये ब्रैकेट हट गया। अब ये है बी स्क्वायर, ये है माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ। यहां से क्या बचा, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ। ये हो गया बी एन लेमडा, या एन को पहले लिखें, ये हो गया एन बी लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4। ये हो गया आर एन स्क्वायर, मतलब nth हाफ पीरियड जोन के लिए रेडियस। तो अब हमें यहां से यहां तक की वैल्यू मिल गई है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें, अब जैसे बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं, अगर ये n है तो इससे पहले जो होगा वो होगा n-1 हाफ पीरियड जोन की रेडियस, उससे पहले n-2 हाफ पीरियड जोन की रेडियस। इस प्रकार से घटते घटते थर्ड हाफ पीरियड जोन की रेडियस, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, इस प्रकार से सबको फाइंड किया जा सकता है। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। अगर n-1 के लिए रेडियस फाइंड करना होगा तो n की जगह रखेंगे n-1, तो ये हो जाएगा r n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये n की जगह n-1 बी लेमडा प्लस यहाँ भी n की जगह n-1 स्क्वायर होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हम लोग रेडियस फाइंड कर लिए। रेडियस किस लिए फाइंड किए हैं, रेडियस फाइंड किए हैं सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो रेडियस की वैल्यू हमें मिल गई है, ये सब हटा के हम लिख दे रहे हैं हेडिंग सरफेस एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, लिख दे रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो फिर से अगर वो फ्रंट व्यू से इस डायग्राम को देखा जाए तो कहे ही थे अभी किस प्रकार से सर्कल्स बनाए गए हैं। तो अगर किसी भी हमें सर्किल के दो सर्कल्स के बीच का ये एरिया फाइंड करना है, यहाँ पे जैसे इसके लिए एरिया फाइंड करना है, तो ये जो छायांकित भाग है सैडेड पार्ट है, इसके लिए अगर एरिया फाइंड करें तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक रेडियस मिल जाए। यहाँ से अगर यहाँ तक का रेडियस मिल जाएगा तो पूरे इस सर्कल का रेडियस, पूरे इस एरिया का हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया, मतलब पूरा ये जो इस रेडियस से बना हुआ पूरा ये सर्किल है इसका एरिया मिल जाएगा। मान लिया गया इसका रेडियस है आर एन है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया अगर एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा पाई आर एन का स्क्वायर। आर एन का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये पूरा हुआ, अब तक ये पूरा हुआ, पूरा रेडियस सम्मिलित किया गया, तो ये पूरा इसका एरिया हमें मिल गया सरफेस एरिया। अब हमें केवल इस सैडेड पार्ट छायांकित भाग का ही चाहिए, तो इसमें से इस एरिया को काट के निकाल देना पड़ेगा, ये पूरा भाग हमें काट के निकाल देना पड़ेगा। तो अगर इसका रेडियस है आर एन, यहां से यहां तक का इसका रेडियस है आर एन, तो इसका रेडियस इससे एक स्टेप कम, तो इसे कहेंगे आर एन माइनस 1। इसका एरिया फाइंड करें तो ये हो जाएगा माइनस पाई आर एन माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। अगर इसे सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया पाई की वैल्यू रख दी भाई, पाई इज इक्वल टू, यहां से लिख रहे हैं ये हो गया पाई। ब्रैकेट के अंदर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए आर एन स्क्वायर की, इसकी वैल्यू चाहिए आर एन स्क्वायर की। तो आर एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई पाई, आर एन स्क्वायर की वैल्यू ये हो गया एन बी लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4।
ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई आर एन स्क्वायर की। पाई देख रहे हैं दोनों में से कॉमन ले लिया गया है, आर एन स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई माइनस, अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है? हमें वैल्यू रखनी है आर एन माइनस वन स्क्वायर। तो आर एन माइनस वन मतलब एन की जगह एन माइनस वन रख दे, तो एन बी लेमडा की जगह रखा जाएगा अब एन की जगह रख दिया गया एन माइनस वन, क्योंकि एक स्टेप कम है ये, तो ये एन माइनस वन बी लेमडा प्लस यहां भी एन माइनस वन रखें, ये हो गया एन माइनस वन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें सरफेस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। रेडियस को इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, नोट आप लोग वीडियो पॉज करके कर ही सकते हैं, तो वहां से भी कर सकते हैं। अब इसे हमें किसकी जरूरत है? सरफेस एरिया की। तो सबसे पहले सरफेस एरिया तक ही पहुंचते हैं, सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया के लिए इसे अगर आगे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा पाई, इसे फर्दर सॉल्व करें, ये हो गया एन बी लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर माइनस एक स्टेप अगर इसे सॉल्व कर लें इस ब्रैकेट के अंदर ही, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो एन बी लेमडा, पहले बी लेमडा का मल्टीप्लाई एन में होगा, ये हो गया एन बी लेमडा, फिर बी लेमडा का मल्टीप्लाई माइनस वन में हो गया, ये हो गया माइनस बी लेमडा, फिर उसके बाद प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर। यहां तक हो गया ये। अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो यहाँ माइनस है तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये ब्रैकेट हटाए, यहां से हट गया वही ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हटा तो ये हो गया माइनस एन बी लेमडा, ये हो गया प्लस बी लेमडा, और यहां भी ये हो गया माइनस। अब अगर यहां से देखा जाए तो ये एन बी लेमडा और ये एन बी लेमडा ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा यहां से एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर प्लस बी लेमडा माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर। तो अगर इसे लिखें तो ये पाई तो अपनी जगह है, बी लेमडा को पहले लिख दिए, बी लेमडा क्या बचा यहां से बचा एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर, और यहां से बचा माइनस एन माइनस वन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर। तो लेमडा स्क्वायर बाई फोर दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसे कॉमन लिख दिए, ये हो गया लेमडा स्क्वायर बाई फोर। क्या बचा यहां से? लेमडा स्क्वायर बाई फोर कॉमन लेने के बाद यहां से बचा एन स्क्वायर, और यहां से बचा माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। एक लाइन और अगर इसे सॉल्व करें तो इसे ब्रैकेट में ओपन किया जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व करें, ये हो गया इज इक्वल टू पाई, सेम टू सेम इन सबको लिख लिया गया। यहां से हुआ एन स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करें तो ये a का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस टू ए बी माइनस टू ए की वैल्यू n, और फिर b की वैल्यू भी 1, खत्म हो गया ये हो गया इस ब्रैकेट के अंदर। अब अगर इसे और सॉल्व किया जाए तो ये वाला ब्रैकेट अब ओपन होगा, ये ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ये हो गया माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं इसी लाइन में कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये माइनस है, प्लस में मल्टीप्लाई हुआ ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां से देखा जाए तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या बचा यहां से बचा पाई बी लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बाई फोर, और यहां से बचा टू एन माइनस वन।
अब यहां तक एक्सप्रेशन करने के बाद हम लोग जानते हैं लेमडा की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। तो अगर बी से कंपेयर करें इस वेवलेंथ लेमडा के, तो लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन बी, लिख सकते हैं लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन बी। तो अगर लेमडा की ही वैल्यू बी से बहुत ज्यादा कम है, तो अगर लेमडा का स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी। सो लेमडा स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो लेमडा स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, लेमडा स्क्वायर को निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट करने के बाद अगर इस टर्म को इसे निगलेक्ट करेंगे तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया, और सरफेस एरिया की वैल्यू क्या बची, पाई बी लेमडा। क्या बची वैल्यू, ये पाई बी लेमडा। तो सरफेस एरिया जो nth हाफ पीरियड जोन के लिए सरफेस एरिया की वैल्यू थी वो आ गई है पाई बी लेमडा। तो हमें एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए तीन चीजें चाहिए थी। एक तो चाहिए था nth हाफ पीरियड जोन के लिए सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू हमें मिल गई है, क्या मिली है, पाई बी लेमडा। तो एसएन की वैल्यू मिल गई। अब बस एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है और ऑब्लिक्विटी फैक्टर की वैल्यू रख के हम इसे इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एवरेज डिस्टेंस की। हमें फाइंड करना है एवरेज डिस्टेंस ऑफ nth जोन। तो जैसे इस nth जोन के लिए हम लोग एरिया फाइंड कर चुके हैं, सरफेस एरिया इसके लिए अभी कैलकुलेट किए हैं, और जिसकी वैल्यू हमें मिल भी गई है। क्या वैल्यू मिली, वैल्यू मिली एस एन इज इक्वल टू पाई बी लेमडा। वैल्यू मिली हमें एस एन इज इक्वल टू पाई बी लेमडा। तो ये सरफेस एरिया की वैल्यू मिल गई है। अब दूसरी चीज हमें चाहिए एवरेज डिस्टेंस की। तो एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां तक का जो nth वाला के लिए डिस्टेंस था ये था b प्लस एन लेमडा बाई टू। जैसे कोई पॉइंट यहां से यहां तक है, इसी सिमिलर इसी वे में अगर बनाए तो यहां से यहां तक एक डिस्टेंस हो गया b प्लस एन लेमडा बाई टू। ये सरफेस एरिया बना हुआ था। तो ये सरफेस एरिया, ये फ्रेस्नेल जोन के लिए ये पूरा एरिया था। तो इस एरिया से अगर इससे पहले वाला अगर डिस्टेंस देखा जाए रेडियस का, तो ये इस वाले के लिए होगा b प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई टू। ऐसे ही और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा b प्लस एन माइनस टू लेमडा बाई टू। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये 1 लेमडा बाई टू हो जाएगा, फिर b हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। जैसे b प्लस 3 लेमडा बाई टू, फिर 2 लेमडा बाई टू, घट ही रहा है, एक एक का उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस पूरे के लिए अगर हमें फाइंड करना, सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर लिए, तो इसका यहाँ से एवरेज डिस्टेंस क्या होगा इसके लिए। तो एवरेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करें, तो ये दूरी थोड़ी ज्यादा होगी, ये दूरी थोड़ी कम होगी। एवरेज औसत जानने के लिए, दोनों का औसत जानने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाए। तो लिखें एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ, b प्लस एन लेमडा बाई टू प्लस यहां से b प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई टू। ये वैल्यू हो गई। अब उसके बाद इसे आए और आगे सॉल्व करें तो b और b ये मिलके हो गया 2b प्लस लेमडा बाई टू, यहां से और यहां से दोनों में से लेमडा बाई टू कॉमन मिल रहा है। लेमडा बाई टू चलिए इधर लिख दिए, लेमडा बाई टू क्या बचा, यहां से लेमडा बाई टू कॉमन हुआ तो यहां बचा n, ये हो गया, ये b जुड़ी गया इसमें, प्लस यहां से क्या बचा, प्लस लेमडा बाई टू कॉमन हुआ, बचा n प्लस वन, ये हो गया प्लस n माइनस वन। तो ये हो गया प्लस n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, ये हो गया 2b प्लस यहां से हुआ 2n माइनस वन लेमडा बाई टू होल बाई टू। दो से अगर सबको डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया b प्लस 2n माइनस वन, b प्लस 2n माइनस वन लेमडा बाई टू में 2 से डिवाइड करें, ये लेमडा बाई टू मतलब 1 बाई टू से ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा लेमडा बाई फोर। तो हमें एक और चीज मिल गई एवरेज डिस्टेंस की। क्या मिल गया, ये एवरेज डिस्टेंस।
ऑब्लिक्विटी फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा। अब इन तीनों को रख के हम फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी या किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इफेक्ट इसका, या जो एम्पलीट्यूड है वो पॉइंट P पे रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा इस सब का। तो रिजल्टेंट इफेक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन तीनों को लिखना पड़ेगा। एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एवरेज डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ऑब्लिक्विटी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसे एक हेडिंग में इसे लिख दे रहे हैं कि एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इफेक्ट एट पॉइंट P। तो एम्पलीट्यूड या कहें रिजल्टेंट इफेक्ट जो इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो हम लोगों के पास दो चीजें मिल गई हैं, एवरेज डिस्टेंस की भी वैल्यू मिल गई है और सरफेस एरिया की भी, nth हाफ पीरियड जोन के सरफेस एरिया की भी ये वैल्यू मिल चुकी है। तो वेव फ्रंट की वजह से जो एम्पलीट्यूड पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। वो निर्भर जो कर रहा है वो पहला ये है कि एम्पलीट्यूड इज, या कहें एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम्पलीट्यूड जो वहां पे P पॉइंट पे एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सरफेस एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो इसे लिखेंगे Sn। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्लिक्विटी फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा के। तो nth वाले के लिए, nth वाले के लिए सब कुछ फाइंड किए हम लोग, nth हाफ पीरियड जोन के लिए फाइंड किए हैं, डिस्टेंस भी उसी के लिए फाइंड किए हैं। तो ये थीटा जो है ये भी हो जाएगा थीटा n, क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए थीटा 1, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, फिर ये पूरा थीटा 4, ऐसे ही nth वाले के लिए हो जाएगा ये थीटा n। इन सबको अगर मर्ज करें तो एवरेज डिस्टेंस एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं nth हाफ पीरियड जोन के लिए पॉइंट P पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो ये होगा सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सरफेस एरिया जो अगर पीछे अगर देखा जाए तो हमें क्या मिला था, वो मिला था पाई, फिर अंदर बी लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4 2n-1, जिसमें से लेमडा की वैल्यू बहुत कम थी, इस वजह से उसे निग्लेक्ट कर दिया गया था। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया की वैल्यू हम रख दे रहे हैं पाई बी लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4 2n-1 हो गया। ये हो गया सरफेस एरिया की वैल्यू। सरफेस एरिया की वैल्यू ये लेमडा स्क्वायर को अगर निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि लेमडा की वैल्यू बहुत कम है, लेमडा स्क्वायर को निगलेक्ट करने के बाद ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया था, क्या बचा था पाई बी लेमडा एरिया। तो अगर ये पूरा टर्म रख दिया गया एम्पलीट्यूड के लिए, ये हो गया अपॉन। अब दूसरी चीज इसमें कहा गया एवरेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू कितना है भाई, ये हो गया b प्लस 2n-1 लेमडा बाई 2 हो गया। सरफेस एरिया के हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद एवरेज डिस्टेंस के हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर एक टर्म बचता है ऑब्लिक्विटी फैक्टर, और ये होता है ऑब्लिक्विटी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 प्लस कॉस थीटा n, 1 प्लस कॉस थीटा सफिक्स n।
मतलब वही बात है कि जैसे जैसे ये एंगल जो यहाँ से ड्रॉ हो रहा है वो θ1 हो गया, वो θ2 हो गया, θ3 हो गया। अभी इस पे बात करेंगे कि ये वैल्यू इंक्रीज कैसे हो रही है, डिक्रीज। अभी अगर बात करें तो cos थीटा की वैल्यू की बात करें, cos थीटा की वैल्यू θ1 या θn की वैल्यू मान लिया गया अगर जीरो है, तो cos थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो मतलब 1, ये 1 + 1 हो गया 2। अगर cos थीटा की वैल्यू जीरो है तो ये हो गया 2, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो ये हो गया 1 + 1 मतलब 2। अब उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू बढ़ के 90 डिग्री हो गई तो कॉस थीटा की कॉस 90 इज इक्वल टू होता है जीरो। तो अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई जीरो, ये हो गया 1 + 0 मतलब केवल 1। अगर और भी पॉइंट अगर उसके बाद और एंगल इंक्रीज कर दिया जाए, अगर ये वैल्यू हो जाए 180 डिग्री तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 मतलब ये टर्म खत्म हो गया, इंटेंसिटी जीरो हो गई। मतलब इधर जीरो पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, उसके बाद इसकी वैल्यू घटते घटते अगर इस पॉइंट को इधर अपोजिट साइड में जूम कर लिया जाए पी पॉइंट को, तो यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट इफेक्ट वहां पर जीरो हो जाएगा। इसे एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है, प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं या इक्वल टू लगाएं। इसके बाद इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो प्रोपोर्शनल ही इसे लगा दे रहे हैं, और इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहां से लेमडा लिया जा सकता है कॉमन। तो यहां से अगर लेमडा कॉमन लिया जाए तो लिख सकते हैं ए एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई, और यहां से हुआ लेमडा कॉमन अगर, तो ये हुआ यहाँ से b प्लस लेमडा कॉमन हो गया, ये हुआ लेमडा बाई 4, सॉरी ये लेमडा बाई 2 है, लेमडा बाई 2 की जगह डिवाइड करने के बाद लेमडा बाई 4 हो गया। अगर पीछे नहीं भी हुआ है तो वहां क्या था 2 से, ये था इस प्रकार से 2b प्लस 2n-1 लेमडा बाई 2। तो अगर डिवाइड हुआ है 2 से अपॉन 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया था, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा तो ये था लेमडा बाई 4। तो अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये लेमडा कॉमन हो गया, ये हो गया पाई इंटू लेमडा, यहाँ से बचा b प्लस लेमडा कॉमन हो गया, ये होगा लेमडा बाई 4 2n-1। ऑब्लिक्विटी फैक्टर की वैल्यू रख दें, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अपॉन ये क्या बचा b प्लस 2n-1 लेमडा बाई 4। तो ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा, जो एम्पलीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ पाई लेमडा 1 प्लस कॉस थीटा। तो पाई तो थीटा एन, तो पाई तो कांस्टेंट ही है, लेमडा जो सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसका वेवलेंथ लेमडा था वो भी फिक्स ही है लाइट सोर्स। उसके बाद बचता है 1 प्लस कॉस थीटा एन, मतलब जैसे जैसे थीटा एन की वैल्यू बढ़ती है एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी उसका धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। तो यही था फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स। तो फ्रेस्नेल ने क्या किया था, पूरे वेव फ्रंट को छोटे छोटे स्मॉल जोन्स में डिवाइड किया गया और जिसे फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन कहा गया। उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इसका रिजल्टेंट इफेक्ट फाइंड किया गया डिफ्रैक्शन की वजह से। इन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो लाइट है वो वेव नेचर है उसका। तो इस हिसाब से ये फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन समाप्त हुआ। इससे पहले का जो वीडियोस है उसे आप देखें और यहाँ तक पहुँचे तो बखूबी ये सब बातें समझ में आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।